हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 क्लास 9 का। चैप्टर कौन सा है? बहुपद, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग बहुपद का इंट्रोडक्शन चैप्टर यानी कि इसका जो परिचय हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बहुपद किसे कहा जाता है, चर क्या है, अचर क्या है, घात क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है यानी कि परिचय वाला वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी जाकर आपको आसानी से समझ में आने वाला है। तो फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 2 क्लास 9 बहुपद चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। आज हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन। तो देखिए टॉपिक क्या है हम लोग का। सबसे पहले हम लोग चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अचर, घात, ठीक है, यहाँ पर घात, पद, बीजगणित, व्यंजक, बहुपद, बहुपद के प्रकार। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर से स्टार्ट करते हैं कि चर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक समीकरण देख पा रहे हैं, समीकरण 5x + 3y = 6 देख पा रहे हैं। तो इसमें से चर कौन सा है? तो ये जो x लिखा हुआ है ना, ये x हम लोग का क्या होगा? चर होगा। और ये जो y है, y भी हम लोग का क्या है? चर है। और एक समीकरण लेते हैं 6x + 9y = 3। इसमें से चर बताना है कौन है? तो ये जो x है, ये वाला पार्टी x जो है ये हम लोग का क्या है? चर है। ये जो x है ये हम लोग का चर है, और ये जो y है ये भी हम लोग का क्या है? चर है। यानी कि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो x, y, z जो संख्या है वो हम लोग क्या होंगे? चर होंगे। जैसे x हुआ, z हुआ, y हुआ, ठीक है, अब उसके बाद t हुआ, इस तरह के जो संख्या हैं वो हम लोग क्या होंगे? चर। और एक समीकरण लेते हैं 10y + 5y = 6। तो इसमें से आपको बताने की चर इसमें से क्या है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो y है ना, ये हम लोग का क्या है? चर है। और ये भी y हम लोग का चर है। समझ में आ गया चर किससे कहते हैं? अगर यहाँ पर आपको अगर बोला जाए 6x + 9t + 6z, तो बताइए इसमें से कौन चर है? तो चर हम लोग का ये x है, x वाला पार्टी चर है। फिर ये जो t है ये भी हम लोग का चर है, और ये जो z है ये भी हम लोग का चर है। समझ में आया? चर के बारे में समझने के बाद यहाँ पर देखिए चर का थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, इसका जो डेफिनेशन है, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं x, जैसे यहाँ पर लिखे 5x, ठीक है, 5x लिखे, x का वैल्यू हम लोग का कुछ भी हो सकता है। जैसे x का वैल्यू हम लोग कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर x का वैल्यू फिक्स नहीं है, वो बदलता रहता है। जैसे कभी x का वैल्यू 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है। तो इसका जो डेफिनेशन है, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। और चर कहते हैं। चर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ये वाले समझ में आ गया? चर समझ में आ गया। यानी कि चर का जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होता है, चेंज होते रहता है। अब हम लोग समझेंगे अचर के बारे में। अचर जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए अब अचर का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स हो। जैसे यहाँ पर एक समीकरण, ये जो समीकरण है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर लिए हैं 5x + 3y = 6। तो यहाँ पर हम लोग अचर कौन सा संख्या होगा? ये तो x जो है हम लोग का क्या है? चर है। क्या है? x चर है। ये जो 5 है ना, ये हम लोग का अचर होगा। क्या होगा? अचर। जिसका वैल्यू फिक्स हो, यानी कि ये जो 5 है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। 5 को लिखकर 4 नहीं लिख सकते, 5 की जगह में 3 नहीं लिख सकते। 5 है तो 5 ही रहेगा। तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 जो है ये हम लोग का क्या होगा? अचर होगा। और ये जो 6 है ये भी हम लोग का क्या होगा? अचर होगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर बताइए अचर कौन सा होगा? ये हम लोग का हो जाएगा अचर, ये भी हो जाएगा हम लोग का अचर, और ये भी होगा अचर, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, तो देख यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 4 3 2 -2 0 पाई और 22/7, ये है अचर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले देखिए, अगर हम 6 की जगह में a लिखते हैं और यहाँ पर x लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम b लिखते हैं और y लिखते हैं, प्लस हम यहाँ पर c लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x के जगह में यहाँ पर a है
तो ये जो ए है ना, ये हम लोग का क्या होगा, अचर होगा। ठीक है, ए का वैल्यू कुछ भी होगा, ये जो ए है अचर होगा, ये जो बी है ये भी हम लोग का अचर होगा, और ये जो सी है ये भी हम लोग का क्या होगा, अचर होगा, और ये एक्स हम लोग का क्या होगा बताइए, चर होगा, और ये वाई हम लोग का चर होगा। तो ए बी सी भी हम लोग का अचर वैल्यू में आता है। जैसे यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी, ये भी जो संख्या है ये क्या है, अचर है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग का अचर वैल्यू लिखा जाता है, जैसे 5 3 ये सब लिखा जाता है, इसके आगे हम लोग ए बी सी भी हम लोग लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं, अचर खत्म हो गया, अब पढ़ना क्या, हम लोग को घात के बारे में पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, घात को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। यानी कि 2 का पावर कितना है, 3, 5 का पावर यानी कि स्क्वायर इसको बोलेंगे 5 के स्क्वायर, और 7 का क्यूब यानी कि 3 को हम लोग क्यूब बोलते हैं, और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग बोलते हैं। और देखिए 8 का पावर 4 है। तो यहाँ पर घात में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए दोस्तों 2 के ऊपर 3 का घात लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 3 बार गुना करना है, 1 2 3। ठीक है, अब 5 के ऊपर 2 लगा हुआ है यानी कि 5 का स्क्वायर, इसको हम लोग कितना बार गुना कर सकते हैं, 2 बार गुना करेंगे, तो 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब 7 में 3 लगा हुआ है, इसका मतलब 7 को कितना बार गुना करना है बताइए, 3 बार गुना करना है। और 8 में 4 यानी कि 8 का जो पावर है वो 4 है, यानी कि 8 को कितना बार गुना करना है, 4 बार, 1 2 3 4। समझ में आ गया। घात किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पावर भी कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है, और 10 में यहाँ पर 0 लगा दिया है, तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, ये जो घात है हम लोग का यहाँ पर 0 है, तो इसका वैल्यू हम लोग का 1 होगा। ध्यान से देखिए, अगर घात में 0 लगा हुआ है तो 0 क्या करता है, इसका जो वैल्यू है 10 का वैल्यू है उसको 1 कर देता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 99 लिखते हैं और उसमें एक 0 दे देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा। अब आप यहाँ पर समझिए, सबसे पहले अगर घात में आपको कहीं पर भी अगर 0 दिखाई दे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। 99 में अगर 0 दे दिए इसका मतलब हो गया 1। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1000 देते हैं और घात में इसका 0 देते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, घात समझ में आ गया। अब चलते हैं पद के तरफ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है पद, तो इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, 5x² + 6x + 3। अब आपको बताना इसमें कितना गो पद है, कितना गो टर्म है। तो यहाँ पर हम बताएंगे यहाँ पर कितना गो टर्म है, 3 गो पद है। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। यानी कि यहाँ पर कितना गो पद है, यहाँ पर 3 गो पद है। अगर आपको यहाँ पर बोला जाए यहाँ पर कितना गो पद है, तो यहाँ पर 2 गो पद है। जैसे देखिए यहाँ पर ये पहला पद और ये दूसरा पद, यहाँ पर कितना गो पद है, 2 गो पद है। अगर ये इक्वेशन में आपको बोला जाए कि इसमें बताइए कि इसमें पदों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। यानी कि ये जो 5x है और 4y है + 3 है, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर हम लिख दें जैसे 6x² + 6y² + 5z + 60, तो बताइए यहाँ पर पदों की संख्या कितना है। तो देखिए यहाँ पर 1 गो पद है, 2 गो पद है, 3 गो पद है और 4 गो पद है। अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर पदों की संख्या हम लोग कैसे देखेंगे, लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला है, पद बराबर अचर गुना चर के ऊपर एक घात। अगर यहाँ पर सबसे पहले देखिए अचर हम लोग का ये पहला वाला संख्या होता है, जैसे 2 एक अचर है, चर हम लोग का xy होता है और घात जो हम लोग का होता है वो स्क्वायर में होता है। अगर इस रूप में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखे 5x², ठीक है, + 6x और यहाँ पर 3, ये पहला वाला जो संख्या है ये हम लोग का क्या है बताइए, अचर है। ठीक है, और ये जो x है ये हम लोग का क्या है, चर है, और ये 2 जो है हम लोग का क्या है, घात है। तो हम लोग को तीन गो चीज मिल गया, एक चर मिल गया और एक अचर मिल गया और एक घात मिल गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये पद है। ठीक है, इसमें भी देखिए ये जो 6 है ये हम लोग का क्या है बताइए, अचर है, और x जो है हम लोग का चर है। लेकिन यहाँ पर घात कुछ नहीं है, मतलब एक छुपा रहता है, यानी कि 1 घात जरूर रहता है। तो ये जो 1 है ये हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, ये हम लोग का
ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 3 देखिए, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 3 जो है इसमें ना तो चर है, इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x के ऊपर एक 0 दे सकते हैं। 0 का मतलब होता है कि यहाँ पर 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 3 है, 3 हम लोग का क्या होगा बताइए, अचर होगा। 3 हम लोग का अचर होगा और x जो है, x हम लोग का चर होगा और ये जो 0 दिया हुआ ये हम लोग का घात होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अचर, चर और घात 3 को संख्या मिल गया है, यानी कि इसको भी हम लोग कह सकते हैं पद है, ठीक है। समझ में आया पद। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले बीज गणितीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो देखिए बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं, जिसे यहाँ पर 6x² लिखेंगे प्लस 4y लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है इसमें सबसे पहले देखिए, ये जो है ये एक बीज गणितीय व्यंजक है। आप कैसे जानेंगे कि ये बीज गणितीय व्यंजक है, ठीक है। हम तो यहाँ पर लिख दिए 6x² प्लस 4y प्लस 1, तो आप कैसे जानेंगे कि ये एक बीज गणित व्यंजक है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं 6x², उसके बाद 4y और इसके बाद यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्लस लिख देते हैं और यहाँ पर भी प्लस लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए बीज गणित व्यंजक में क्या होता है कि ये जो जुड़ता है, जुड़ने का काम होता है, यानी कि कनेक्ट होने का काम होता है। जैसे ये देखिए 6x² जोड़ के साथ इसके साथ जुड़ा है और 4y प्लस ये जोड़ के साथ यहाँ पर जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, बीज गणित व्यंजक कहेंगे। जैसे और एक यहाँ पर संख्या लिखते हैं 6z², उसके बाद यहाँ पर 7y और यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये चिन्हों के साथ क्या करता है, जोड़ता है। जैसे यहाँ पर प्लस लिख दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस लिख दे रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीज गणित व्यंजक है। ये क्या कहेंगे, बीज गणित व्यंजक, क्योंकि ये प्लस माइनस चिन्हों के साथ ये जुड़ा हुआ है। जहाँ पर भी प्लस माइनस चिन्हों के साथ ये जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीज गणित व्यंजक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए और एक हम इक्वेशन देते हैं, आपको बताना है कि ये बीज गणित व्यंजक है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देते हैं एक इक्वेशन 6y² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए क्या ये बीज गणित व्यंजक है? नहीं, ये बीज गणित व्यंजक नहीं है। क्यों? सबसे पहले देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बीज गणित व्यंजक नहीं तो ये क्या है, ये समीकरण है। क्या है? ये समीकरण है। क्यों समीकरण है? ये सबको तो हम लोग क्या है कहें बीज गणित व्यंजक है, और इसको हम लोग क्यों कहेंगे समीकरण है, क्योंकि सबसे पहले देखिए यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लग गया, बराबर के बाद यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। जहां पर भी बराबर का चिन्ह लग जाएगा उसको हम लोग कहेंगे बीज गणित व्यंजक नहीं कहेंगे उसको, ठीक है। जहां पर बराबर का चिन्ह लग गया उसको हम लोग कहेंगे समीकरण, और जहां पर बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है उसको तो हम लोग कह सकते हैं वो बीज गणित व्यंजक है, और जहां पर बराबर का चिन्ह लगे उसको हम लोग कहेंगे समीकरण, वो होगा हम लोग का बीज गणित व्यंजक नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे देखिए ये पदों के साथ जोड़ता है, जैसे यहाँ पर हम डेफिनेशन में ही लिखें बीज गणित व्यंजक इक्वल टू पहला पद, यानी कि ये पहला पद हो गया, उसके बाद यहाँ पर जोड़, फिर दूसरा पद, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद, ये तीसरा पद हो गया। यानी कि पदों के साथ जो जोड़ने का काम होता है, जो कनेक्ट करने का काम होता है, वो बीज गणित व्यंजक का होता है। समझ में आ गया बीज गणित व्यंजक किसे कहते हैं? अब हम लोग चलते हैं बहुपद, जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों बहुपद, ठीक है। तो बहुपद में सबसे पहले जानिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हम लोग का बहुपद में पूर्ण संख्या हम लोग देखें 0 1 2 3 4। और हम लोग क्या करेंगे, बहुपद का डेफिनेशन देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। वे बीजगणित व्यंजक, ऊपर में पढ़े बीजगणित व्यंजक, वे बीजगणित व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो बीजगणित व्यंजक बहुपद कहलाता है। यहाँ तक आपको डेफिनेशन समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है 6x² प्लस 5x प्लस 6y का पावर 1/2 प्लस 3। चलिए आप देख पा रहे हैं 6x² प्लस 5x प्लस 6y 1/2 प्लस 3, यहाँ पर हम 4 दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग मेन चीज़ गौर करेंगे घात। यहाँ पर x का पावर घात है,
घात कितना है 2, 2 हम लोग का एक देखिए पूर्ण संख्या है ना, है जी। अब x के ऊपर 4 है, ये भी हम लोग का एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब हम लोग देख पा रहे हैं ये जो y के ऊपर जो पावर लगा हुआ है 1/2, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, और ये 3। तो बताइए क्या ये जो इक्वेशन है ये हम लोग का बहुपद है? नहीं, ये हम लोग का बहुपद नहीं है। ये हम लोग का बहुपद नहीं है तो क्या है? ये हम लोग का बीजगणित व्यंजक है। क्या है? बीजगणित व्यंजक, ठीक है। तो बहुपद हम लोग का क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर और एक इक्वेशन लिखते हैं, 6x² प्लस 5 का पावर 4 प्लस यहाँ पर 6y का पावर 0 देंगे और यहाँ पर 3। क्या इसको हम लोग बहुपद कह सकते हैं? कह सकते हैं। किस स्थिति में बहुपद कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ पर x का घात 2 है, और 2 है, ये 2 जो है ये हम लोग का एक पूर्ण संख्या है, 2 हम लोग का एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। और x का पावर 4 है, ये जो 4 है ये भी हम लोग का पूर्ण संख्या है, और 0 ये भी हम लोग का एक पूर्ण संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं जिसका जो घात है वो पूर्ण संख्या होगा। ऐसा इक्वेशन जिसका घात पूर्ण संख्या में होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद। क्योंकि क्यों कहेंगे बहुपद? क्योंकि इसका जो पावर है ना, x का पावर जो घात सब है वो पूर्ण संख्या में आता है, जैसे 2, 4, 0, ठीक है। यहाँ पर x लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, ये जो है ये हम लोग का पूर्ण संख्या है। समझ में आया? चलिए और एक इक्वेशन देते हैं। तो देखिए और एक इक्वेशन है, 5x - 1 का पावर प्लस 3 1 प्लस 4² प्लस z, ठीक है। ये इक्वेशन है, यानी कि ये एक बीजगणित व्यंजक है। तो सबसे पहले देखिए ये एक हम लोग का क्या है? ये हम लोग का एक बीजगणित व्यंजक है। क्या ये बहुपद है? आपको बताना। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर -1 है, -1 तो हम लोग का एक पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, 1 तो हम लोग का पूर्ण संख्या है, 2 भी हम लोग का पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं -1 लगा हुआ है, तो ये हम लोग का क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस स्थिति में ये जो इक्वेशन है, ये जो बीजगणित व्यंजक है, ये हम लोग का बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और माइनस जो है हम लोग का पूर्ण संख्या नहीं है। जहाँ पर परिमेय संख्या होगा यानी कि 1/2 ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा। जहाँ पर माइनस वाला संख्या -1 -2 -3 वो हम लोग का बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? तो बहुपद कौन सा होगा? जहाँ पर जिसका जो घात है वो वर्ग के रूप में होगा, यानी पूर्ण संख्या के रूप में होगा, जैसे 2, 4, 0, 1 इस तरह होगा, उसको हम लोग कहेंगे बहुपद। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार की तरफ। तो देखिए दोस्तों, बहुपद के प्रकार अब हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुपद के प्रकार 3 प्रकार हैं, ठीक है। एक डिग्री के आधार पर, पद के आधार पर और चर के आधार पर। ये है डिग्री के आधार पर, ये है पद के आधार पर और ये है चर के आधार पर, यानी कि बहुपद का 3 को प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिग्री के आधार पर। अब डिग्री किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पर घात 5x यहाँ पर 2 लिख दी, इसी 2 को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री भी कहते हैं और घात भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डिग्री के आधार पर। पहला नंबर में रेखिक बहुपद, फिर दूसरा में पढ़ना है द्विघाती बहुपद, फिर तीसरा में पढ़ना है त्रिघाती बहुपद। तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक हम इक्वेशन देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5x + 3, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। जिसका भी घात, कोई भी इक्वेशन है जिसका भी घात केवल 1 होगा, जिसका भी घात केवल 1 होगा वो हम लोग का रेखिक बहुपद होगा। ये हो गया। और एक देखिए यहाँ पर 7 + 3, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, जिसका घात केवल 1 होगा वो हम लोग का रेखिक बहुपद होगा। ये हो गया हम लोग का रेखिक बहुपद, ये हो गया हम लोग का रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में क्या होता है? किसी भी चर का जो घात है, किसी भी चर, ये चर है, x चर है, किसी भी चर का जो घात है वो केवल 1 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे यहाँ पर और एक इक्वेशन देते हैं 2x² + 3। बताइए कि ये रेखिक बहुपद है? नहीं, ये रेखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का जो घात है वो कितना है? 2 है, इसीलिए ये रेखिक बहुपद नहीं है। समझ में आया? अब देखिए द्विघाती बहुपद में, द्विघाती बहुपद में क्या होगा? सिंपल सी बात है, जिसमें यहाँ पर 1 करना था, यहाँ पर 2 करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 6x², ठीक है, 6x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे 6x + y। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कोई भी अगर घात में अगर ये कोई भी चर है, देखिए ये एक चर है, ये एक चर है, ये एक चर है, उसमें अगर
स्क्वायर लगा हो, यानी कि स्क्वायर यानी कि 2 लगा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। जैसे अगर यहाँ पर नहीं लगा होता, अगर यहाँ पर भी लगा होता, तो इसको भी हम लोग कहते हैं द्विघाती बहुपद। ठीक है, समझ में आया, स्क्वायर लगना चाहिए द्विघाती बहुपद में, समझ में आ गया ना। तो देखिए और एक समीकरण देते हैं, जैसे यहाँ पर 7x² लिख देते हैं प्लस 5x, ठीक है, और उसके बाद 4 लिख देते हैं। बताइए ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि x का जो घात है वो 2 है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे द्विघाती बहुपद। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हम लोग का त्रिघाती बहुपद, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, त्रिघाती बहुपद को। तो देखिए दोस्तों, त्रिघाती बहुपद में क्या होगा, जिसका जो घात होगा वो कितना होगा, 3 होना चाहिए। ठीक है, त्रिघाती बहुपद में घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे एक इक्वेशन देते हैं यहाँ पर 7x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 3, तो यहाँ पर घात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। अगर 2 दिया होगा जिसका घात, उसको हम लोग कहेंगे द्विघाती बहुपद। अगर 1 दिया हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे रेखिक बहुपद। समझ में आ गया ये 3 को, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद में क्या होता है, ठीक है, देखिए पदी यानी कि पद के आधार पर, जिसको हम लोग कहते हैं टर्म। तो एक पदी बहुपद किस प्रकार का होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 7x, ये एक पदी बहुपद है, 5x ये भी एक पदी बहुपद है, 2x ये भी एक पदी बहुपद है, 3y ये भी एक पदी बहुपद है, 5y ये भी हम लोग का एक पदी बहुपद है। जो यहाँ पर एक गो पद होगा, देखिए एक पद एक पद एक पद एक पद एक पद, इसको हम लोग कहेंगे एक पदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद में क्या होगा, देखिए सबसे पहले द्विपदी बहुपद में जैसे यहाँ पर लिखेंगे 5x² प्लस 3, तो ये इसमें कितना गो पद है, ये पहला पद ये दूसरा पद, यानी कि 2 गो पद है, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विपदी बहुपद। फिर से लिखते हैं यहाँ पर 6x² प्लस 4y, इसमें कितना गो पद है, ये पहला पद ये दूसरा पद, यानी कि इसको भी कहेंगे द्विपदी बहुपद। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे अब 3x² प्लस 2y प्लस 1, बताइए क्या ये द्विपदी बहुपद है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कितना गो पद है, 3 गो पद है, ये पहला पद है ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तो इसको हम लोग द्विपदी बहुपद नहीं कहेंगे। समझ में आया। अब त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 गो पद होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 5x² लिख दे हैं 6x प्लस 1, तो ये हो गया हम लोग का त्रिपदी बहुपद। फिर से लिखते हैं यहाँ पर 5z प्लस 6y प्लस 1, ये भी हो गया हम लोग का एक त्रिपदी बहुपद। समझ में आया, जहाँ पर 3 गो पद होगा, 1 2 3 गो पद। समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे चर के आधार पर, ठीक है, कितना गो बहुपद, एक चर वाले बहुपद, फिर 2 चर वाले बहुपद और अनेक चर वाले बहुपद। अब देखिए एक चर वाले बहुपद कैसे चर होंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये है एक चर वाला बहुपद जिसमें एक ही चर है, जैसे x एक चर है, ठीक है, x वाला एक ही गोचर है, यहाँ पर x है यहाँ भी x है, ये हम लोग का एक चर वाला बहुपद है। और फिर से लिखते हैं यहाँ पर 3y² प्लस 2y प्लस 1, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो y है ये एक ही चर है, खाली y तो y है, ठीक है। अगर यहाँ पर और एक चर लिखते हैं, सबसे और एक समीकरण लिखते हैं, जैसे 3y² प्लस 6x प्लस 1, तो बताइए क्या ये एक चर वाले बहुपद हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 गो चर आ गए। जैसे यहाँ पर देखिए y और x ये तो अलग अलग है, y और x यहाँ पर 2 गो चर आ गया, तो ये हम लोग का एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। एक चर वाला बहुपद ऊपर में बताएं, यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ पर y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, इसी को हम लोग कहेंगे एक चर वाले बहुपद। अब देखिए 2 चर वाले बहुपद, अभी हम एग्जाम्पल बताए थे 3y² प्लस 6x प्लस 1, यानी कि चरों की संख्या यहाँ पर 2 को हो सकता है, जैसे यहाँ पर y है तो यहाँ पर x है, तो ये हम लोग का 2 चर वाले बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगर और एक एग्जाम्पल दें 3z² प्लस 4y इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 2 चर वाले बहुपद, यहाँ पर x एक चर है और y एक चर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अनेक चर बहुपद, इसमें क्या होगा कि चरों की संख्या बहुत होगी, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 6x² प्लस 3y प्लस 5z प्लस 60,
जैसे यहाँ पर चर देखिए, एक्स एक चर है, वाई एक चर है, जेड एक चर है, टी एक चर है, यानी कि यहाँ पर चरों की जो संख्या है वो बहुत ही होगा। समझ में आया ये वाला। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कहाँ पर आपको डाउट लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।